हाँ तो बच्चे आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो 2 दिन से आपको मैं वीडियो अपलोड नहीं करवा पा रहा था क्योंकि वीडियो प्रॉब्लम अपलोड होने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, इसलिए 2 दिन वीडियो ना देने के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। आज मैं चैप्टर 3 में 2 वीडियो आपको जो चैप्टर 3 के भेजे थे उसमें मैं लास्ट का वीडियो था उसमें आपको बताया था असंगतता और अनिश्चितता के बारे में। असंगतता या अनिश्चितता क्या होती है उसमें आपको बताया था जब पूर्णतया जननक्षम नर व मादा युग्मकों के मध्य निषेचन की विफलता को हम क्या बोलते हैं, असंगतता या अनिश्चितता कहते हैं। यानी कि जननक्षम नर और मादा युग्मक है, यानी मादा युग्मक और नर युग्मक दोनों क्या है, जननक्षम पूरी तरह से कार्यक्षम है, लेकिन फिर भी उनमें क्या होती है, निषेचन की विफलता होती है। निषेचन वो अपने आपस में नहीं हो पाता। यह स्थिति क्या कहलाती है, अनिश्चितता कहलाती है, असंगतता कहलाती है। दोनों एक ही नाम है। इसके बारे में बताया था कि 2 प्रकार की होती है, अंतराजातीय और दूसरी होती है अंतरजातीय। अंतरजातीय में आपको बताया था ये एक ही वंश की 2 जातियों के बीच होती है, जैसे ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रेस और ब्रेसिका रापा। दूसरी होती है अंतरजातीय, इसमें क्या होता है, जाति एक ही होती है, एक ही जाति के सदस्यों के मध्य में जो असंगतता मिलेगी उसको बोलेंगे अंतरजातीय असंगतता। ये प्रिमूलापादन में पाई जाती है। ठीक है। अब ये जो असंगतता है या अनिश्चितता है ये किस कारण होती है, ये होती है पराग स्त्रीकेसर पारस्परिक क्रिया के कारण। पादपों में असंगतता किस कारण होती है, पराग स्त्रीकेसर पारस्परिक क्रिया के कारण। और इसके लिए जो उत्तरदायी कारक होते हैं वो कारक कारिकीय हो सकते हैं या अकारिकीय हो सकते हैं। इन कारकों का नियंत्रण एक ही जीन के बहुयुग्म विकल्पियों के द्वारा होता है। ठीक है ना। ये जो असंगतता है दोबारा देख लो, ये किस कारण होती है, पराग स्त्रीकेसर पारस्परिक क्रिया के कारण होती है। और पराग स्त्रीकेसर पारस्परिक क्रिया के जो कारक हैं वो कारिकीय और अकारिकीय दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। ये कारिकीय या पराग स्त्रीकेसर पारस्परिक क्रिया किस समय डेवलप होती है, वर्तिकाग्र के परिपक्व होते समय और जब परागकण का विकास हो रहा होता है, जब परागकण की भित्ति का निर्माण हो रहा होता है उस समय ये पारस्परिक क्रिया विकसित होती है। इसके लिए एक ही जीन के बहुयुग्म विकल्पियों के द्वारा ये क्रिया नियंत्रित होती है। अब यदि ये पारस्परिक क्रिया जैसे 2 चीजें मैंने बताई कि परागकण की भित्ति और वर्तिकाग्र की सतह होती है उसके द्वारा ये नियंत्रित होती है, उसके दोनों के परिपक्व होते समय क्रिया विकसित होती है। अब यदि ये पारस्परिक क्रिया परागकण के जीन प्रारूप के द्वारा नियंत्रित होगी तो उसको हम बोलेंगे क्या, युग्मकोद्भिद स्व अनिश्चितता। ठीक है ना। यानी असंगतता 2 प्रकार की हो गई, कौन कौन सी, युग्मकोद्भिद स्व अनिश्चितता। इसमें क्या होगा, जो पारस्परिक क्रिया है किसके द्वारा विकसित हो रही है, परागकण के जीन प्रारूप द्वारा। और यदि स्व अनिश्चितता किस कारण है, परागकण को उत्पन्न करने वाली जो कोशिका है वो कोशिका कैसी होगी, द्विगुणित होगी। परागकण उत्पन्न करने वाली जो कोशिकाएं वो कौन सी है, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं, द्विगुणित होती है। ठीक है ना। और यदि उसके कारण हो रही है तो उसको हम बोलेंगे क्या, बीजाणु उद्भिद स्व अनिश्चितता। ठीक है ना। ये द्विगुणित कोशिका का कारण है इसलिए क्या कहलाएगी, बीजाणु उद्भिद स्व अनिश्चितता। और ये अगुणित परागकण के कारण है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, युग्मकोद्भिद स्व अनिश्चितता कहते हैं। अब इस प्रक्रिया में होता क्या है, स्व अनिश्चितता होती किसके कारण है, यानी पराग स्त्रीकेसर पारस्परिक क्रिया में जब असंगतता आ जाती है, नर और मादा युग्मकों में असंगतता उत्पन्न हो जाती है तो होता क्या है, जैसे ये वर्तिकाग्र है, ठीक है ना, ये अंडाशय है, ये अंदर बीजांड है, परागकण यहां पर आ गया। अब परागकण क्या करेगा, अंकुरित होकर के पराग नलिका बनाएगा और पराग नलिका में 2 नर युग्मक होते हैं और जो पराग नलिका क्या करती है, वृद्धि करती हुई बीजांड में प्रवेश करती है और बीजांड से भ्रूणकोश में जाएगी जहां पर ये दोनों नर युग्मकों को छोड़ देती है और निषेचन प्रक्रिया पूर्ण होती है। लेकिन असंगतता होने में क्या होगा, यदि ये इन दोनों में क्या असंगतता है तो क्या होगा, परागकण का या तो अंकुरण होगा ही नहीं, यानी पराग नलिका बनेगी ही नहीं। और यदि बनेगी तो वो वृद्धि नहीं कर पाएगी, वृद्धि कर भी गई तो निश्चित दिशा तक नहीं पहुंच पाएगी। दिशा क्या है कि बीजांड की वृद्धि कर रही है तो बीजांड की वृद्धि नहीं कर पाएगी।
ठीक है ना, या वर्तिकाग्र बीजांड तक पहुंचने से पहले ही फट जाएगी। ठीक है ना, तो इस प्रकार से कोई ना कोई इसमें असंगतता उत्पन्न हो जाएगी, जिस कारण नर युग्मक मादा युग्मक तक नहीं पहुंच पाएंगे और निषेचन की प्रक्रिया में पूर्ण नहीं हो पाएगी। ठीक है ना, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? असंगतता या अनिश्चितता कहलाती है। नोट करें इसको। अगला टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं निषेचन। नर और मादा युग्मक का निर्माण हमने पढ़ लिया, परागण पढ़ लिया। परागण के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है निषेचन। फर्टिलाइजेशन। निषेचन क्या होता है? नर और मादा युग्मक का संलयन, यानी नर और मादा युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। ठीक है ना, पुष्पी पादपों में निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वो कई चरणों में होती है। निषेचन का अध्ययन सबसे पहले वैज्ञानिक थे स्ट्रासबर्गर ने किया था। कौन से पादप में? लिलियम नामक पादप के अंतर्गत निषेचन का अध्ययन किया था। ठीक है ना, पादपों में निषेचन की प्रक्रिया के कई चरण होते हैं। सबसे पहला परागकण हमारा कहां पहुंचेगा? वर्तिकाग्र पर जाएगा और वर्तिकाग्र पर जाकर क्या होगा? अंकुरित होगा। ठीक है ना, तो सबसे पहला क्या चरण होगा? परागकण का अंकुरण। ठीक, नंबर 3, अंकुरण होगा तो परागकण से क्या निकलेगी? पराग नलिका। वो पराग नलिका वृद्धि घटती हुई जाएगी। तो सेकंड स्टेप हमारा क्या आएगा? पराग नलिका की वृद्धि। ठीक, तीसरा चरण होगा पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। बीजांड में प्रवेश। चौथा चरण आएगा पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश। ठीक, और उसके बाद हम पढ़ेंगे द्विनिषेचन और त्रिसंलयन। तो इन 5 चरणों के अंतर्गत हमारे निषेचन की प्रक्रिया का पूर्ण अध्ययन होता है। सबसे पहले हम देखते हैं परागकण का अंकुरण। देखिए, ये वर्तिकाग्र, हम पुष्प पर अध्ययन कर चलते हैं पूरा, जैसे हमने पुष्प का वर्णन किया था पहले। ये वर्तिका हो गई और ये अंडाशय हो गया। ठीक है, अंडाशय के अंदर ये बीजांड है। इस बीजांड में भ्रूणकोश, इसमें अंड कोशिका, ये सहायक कोशिका है, ये प्रतिमुखी कोशिका और ये द्वितीयक केंद्र। ये अंड उपकरण जो है भ्रूणकोश के अंदर, यहाँ पर मादा युग्मक है। ठीक है ना, और सबसे पहले हमारा चरण क्या हुआ? परागकण का अंकुरण। ये परागण के द्वारा क्या हो गया? परागकण इस वर्तिकाग्र पर आ गया। ठीक है ना, परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है।
अब क्या करेगा, परागकण इस वर्तिकाग्र से पोषक पदार्थ ग्रहण करेगा। वर्तिकाग्र पर क्या हो जाता है, कई प्रकार के पोषक पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे वसा है, शर्करा है, रेजिन है। इस प्रकार के पोषक पदार्थ वर्तिकाग्र पर पाए जाते हैं। और इन वर्तिकाग्र इन पोषक पदार्थों को किससे देता है, परागकण को। और जब परागकण पोषक पदार्थ ग्रहण करता है तो परागकण अंतःचूल होता है, ठीक है ना। संरचना में आपने देखा था ये अंतःचूल, इसके बाहर ये बाह्यचूल, और इसमें क्या होते हैं, जनन छिद्र होते हैं। तो इसका अंतःचूल होता है वो एक जनन छिद्र से होकर के एक नलिका के रूप में बाहर निकल आता है। इस नलिका को बोलते हैं हम पराग नलिका। क्या कहेंगे इसको, पराग नलिका। और ये अवस्था क्या कहलाएगी, परागकण का अंकुरण। यानी जब परागकण से पराग नलिका निकल आएगी तो इस स्थिति को क्या बोलेंगे हम, परागकण का अंकुरण। तो परागकण का अंकुरण कब होगा, जब वर्तिकाग्र परागकण को पोषण देगा, ठीक है ना। परागकण वर्तिकाग्र से पोषण प्राप्त करके और एक पराग नलिका विकसित करता है। पराग नलिका कैसे विकसित होती है, कि परागकण का जो अंतःचूल होता है वो एक जनन छिद्र से होकर के नलिका के रूप में बाहर आ जाता है, ठीक है ना। साथ ही साथ इस नलिका में क्या आ जाएंगे, दो नरयुग्मक। जैसा कि नरयुग्मकोद्भिद के विकास में आपको बताया था कि अंकुरित परागकण में जो जनन केंद्रक होता है वो समसूत्री विभाजन द्वारा दो नरयुग्मक बना लेता है। ये चीज पहले आपको बता चुका हूँ। तो दोनों नरयुग्मक इस पराग नलिका में आ जाएंगे। अब दूसरा स्टेप आता है पराग नलिका की वृद्धि। यानी ये पराग नलिका इस वर्तिका में वृद्धि करती हुई कहां पर जाएगी, बीजांड तक जाएगी, जहां पर निषेचन प्रक्रिया पूर्ण होनी है। अब ये पराग नलिका वर्तिका में जाएगी तो यहाँ पर यदि वर्तिका खोखली है, जैसे लीलियम पादप में खोखली होती है, तो श्लेष में भरा होता है जो इस पराग नलिका की वृद्धि को प्रेरित करती है। और ये पराग नलिका वृद्धि करती हुई अंडाशय और बीजांड की ओर चली जाती है। लेकिन ज्यादातर पादपों में क्या होता है, ये वर्तिका कैसी होती है, ठोस होती है, उसमें कोशिकाएं भरी होती है। तो उस स्थिति में क्या होता है, एक एंजाइम होता है पैक्टिनेज। कौन सा एंजाइम होता है, एंजाइम पैक्टिनेज। ये एंजाइम क्या करता है, कोशिका भित्तियों को गला देता है, और जिससे क्या होता है, इस केंद्र में एक मार्ग बन जाता है, और इस मार्ग से होकर के पराग नलिका वृद्धि करती हुई आगे बढ़ जाती है, ठीक है। अब पराग नलिका की वृद्धि जो होती है उसका नियंत्रण वर्तिकाग्र, बीजांड, अंडाशय, इसके कारकों द्वारा नियंत्रण होता है। पराग नलिका हमेशा किधर गति करती है, वर्तिकाग्र से। यह गति करती हुई वर्तिकाग्र से होती हुई कहां जा रही है, अंडाशय या बीजांड की ओर जा रही है। क्यों जा रही है, क्योंकि इसको नियंत्रित कौन कर रहे हैं, अंडाशय, बीजांड और वर्तिकाग्र द्वारा स्रावित जो रासायनिक पदार्थ होते हैं वो इसी गति का नियंत्रण करते हैं। इसलिए इसकी जो गति होती है पराग नलिका की गति, वो किधर होती है, हमेशा अंडाशय की ओर ही होती है। और इस गति को हम क्या बोलेंगे, रसायन अनुचरण, ठीक है ना। इस प्रकार से यदि ठोस नलिका है तो वो क्या हो जाएगी, बैक्टीरियल एंजाइम द्वारा उसकी भित्तियां गल जाएंगी और उनके बीच क्या बन जाएगा, एक गुहा या मार्ग बन जाएगा, जिससे पराग नलिका वृद्धि करती हुई अंडाशय की ओर बढ़ जाती है। कुछ पादपों में क्या होता है कि ये जो पराग नलिका है ये कोशिकाओं के बीच में अंतराकोशिक अवकाश होते हैं। दो कोशिकाओं के बीच में जो गैप होता है, गैप इसको बोलते हैं अंतराकोशिक अवकाश। तो कुछ पादपों में माना जाता है कि अंतराकोशिक अवकाशों में होकर के ये पराग नलिका बीजांड की ओर वृद्धि करती है, ठीक है ना। तो कोई भी स्थिति हो, तीनों ही स्थितियों में पराग नलिका वृद्धि करती हुई कहां जाएगी, अंडाशय की ओर यानी बीजांड की ओर जाती है, ठीक। अब ये वृद्धि करती हुई अंडाशय और ये बीजांड तक आ गई। अब तीसरा स्टेप क्या आएगा, पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश, ठीक है ना। तो बीजांड में प्रवेश के लिए मैं थोड़ा इसको यहां मिटा के दूसरा डायग्राम बनाता हूं। ये देखिए, ये बीजांड, तो यहाँ तो 2 पॉइंट और है, इसको पूरा लेते हैं अलग से बना करके, बहुत छोटा पड़ेगा।
ये बीजांडकार अध्यावरण, ये दूसरा अध्यावरण, इसके अंदर ये भ्रूणकोश है। ठीक है, पहली स्थिति तो ये हो गई, ये भ्रूणकोश बीजांडकार अध्यावरण, ये भ्रूणकोश बीजांडकार अध्यावरण और ये दूसरा अध्यावरण। ठीक है, और ये पराग नलिका वर्तिका से चलती हुई यहाँ पर आ गई। और ये पराग नलिका, ये पराग नलिका है। ठीक है ना, ये वर्तिका से होती हुई आ रही है। इसको हमने वर्तिका को हटा दिया ऊपर से, केवल हमने बीजांड में प्रवेश का अध्ययन करना है, तो हमने केवल बीजांड बनाया है ना, और ये भ्रूणकोश है। अब इस बीजांड में ये पराग नलिका कैसे प्रवेश करेगी, इसके 3 रास्ते हैं। ठीक है ना, या तो ये सीधा जो आ रहा है, ये निभाग वाला क्षेत्र है, ये निभाग वाले छोर से सीधी आ जाए और बीजांड में प्रवेश कर जाए, ये बीजांड में चली गई। ठीक है, भ्रूणकोश में नहीं जा रही, कहां तक आई है, बीजांड में। ठीक है ना, तो किधर से आई है, निभाग वाले छोर से। ये छोर कौन सा है, निभाग। ठीक है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, निभागी प्रवेश। ठीक है, जब पराग नलिका बीजांड में कहां से जाएगी, निभाग वाले छोर से जाएगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम, निभागी प्रवेश। ये मिलता है किसमें, कैजुराइना का जो प्लांट होता है, कैजुराइना है, जुगलैंस है, इन पादपों में जो पराग नलिका है वो निभाग वाले छोर से प्रवेश करती है। सेकंड स्टेप आओ, ये पराग नलिका, ठीक है, जिस प्रकार से आ रही है ऐसी आ रही है। ये पराग नलिका, ये अध्यावरण है, अध्यावरण को भेदती हुई बीजांड में पहुंच गई। ठीक है, निभाग वाले छोर से नहीं गई, थोड़ा सा मुड़ करके अध्यावरण को भेदते हुए इधर से भी जा सकती है और इधर से भी जा सकती है। तो अध्यावरण को भेदते हुए कहां चली गई, बीजांड में। भ्रूणकोश में नहीं जा रही अभी, कहां तक गई है, केवल बीजांड में अंदर प्रवेश किया है इसने। तो इसको बोलेंगे हम, क्योंकि अध्यावरण को भेद के जा रही है, तो ये क्या कहलाएगा, अध्यावरणी प्रवेश। दूसरा स्टेप हो गया इसका, ये पहला हो गया, क्या कहलाएगा, अध्यावरणी प्रवेश। जैसे कुकुरबिटा में मिलता है, कुकुरबिटा। ठीक, अब तीसरे स्टेज की बात करते हैं। ये पराग नलिका आई और ये बीजांड द्वार से होती हुई, ये बीजांड द्वार है, और बीजांड द्वार से होती हुई ये बीजांड में प्रवेश कर गए। ठीक है, ये कौन सी जगह पर है, बीजांड द्वार। ठीक है, ये क्या है, पराग नलिका। तो तीसरे स्टेज में क्या हुआ, पराग नलिका बीजांड द्वार वाले छोर से बीजांड में प्रवेश करती है। इस प्रवेश को हम क्या बोलेंगे, बीजांड द्वारी प्रवेश। ये क्या कहलाएगा, बीजांड द्वारी प्रवेश। अधिकतर पादपों में इसी प्रकार का प्रवेश पराग नलिका का पाया जाता है, यानी ज्यादातर पादपों में बीजांड द्वार वाले छोर से ही पराग नलिका बीजांड में प्रवेश करती है। ठीक है ना, तो ये तीसरा चरण हो गया आपका, कौन सा, पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। इससे पहले हमने 2 चरण पढ़े थे, पराग नलिका का अंकुरण और पराग नलिका की वृद्धि। ठीक है ना, अंकुरण हमने पढ़ा था कि वर्तिकाग्र से पोषक पदार्थ ग्रहण करके परागकण अंकुरित होता है और उसका अंतरचोल पराग नलिका के रूप में बाहर निकल के आ जाता है, जिसको पराग नलिका बोलते हैं। और पराग नलिका फिर वर्तिकाग्र में प्रवेश करती है। वहां पर एक चीज बताना भूल गया आपको, जब परागकण का अंकुरण होता है तो एक पराग नलिका बनती है। ठीक है ना, तो ऐसे परागकणों को बोलेंगे एक नलिकीय परागकण।
ज्यादातर जो परागकणों में एक ही नलिका बनती है। ये कुछ पादप वर्ग ऐसे हैं जैसे मालवेसी कुल के पादप हैं, उनके परागकणों में क्या होता है, एक से अधिक नलिकाएं बन जाती हैं। तो ऐसे परागकण क्या कहलाएंगे, बहुनलिकीय परागकण कहलाएंगे। लेकिन आगे चल करके एक ही नलिका रह जाएगी, बाकी सारी नलिकाएं नष्ट हो जाएंगी। ठीक है ना। तो पहला स्टेप आपको बताया था परागकण का अंकुरण। दूसरे स्टेप में आपको मैंने बताया था कि पराग नलिका की वृद्धि। यदि वर्तिका हमारी कैसी है, ठोस है, तो बैक्टीरियज एंजाइम उनकी भित्ति को गला करके उनके मध्य रास्ता बना देता है, जिससे पराग नलिका वृद्धि करती हुई बीजांड द्वार की ओर अंडाशय की ओर बीजांड की ओर वृद्धि करती चली जाती है। कुछ पादपों में जैसे लिलियम है, उसमें वर्तिका कैसी होती है, खोखली होती है, जिसमें श्लेष्मा भरा होता है, जो पराग नलिका की वृद्धि को प्रेरित करता है। पराग नलिका अंडाशय की ओर बीजांड की ओर वृद्धि करती हुई चली जाती है। तीसरे स्टेज मैंने बताया था कि कुछ पादपों में जो वर्तिका के अंदर अंतराकोशीय अवकाश होते हैं, उनमें होकर के पराग नलिका वृद्धि करती हुई चली जाती है। पराग नलिका की वृद्धि हमेशा किधर होती है, अंडाशय की ओर यानी बीजांड की ओर। ठीक है। और यह वृद्धि कुछ रासायनिक कारकों द्वारा नियंत्रित होती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रसायन अनुचलन। पराग नलिका की वृद्धि होती है अंडाशय की ओर, और किस कारण होती है, रसायन अनुचलन के कारण। ठीक। तीसरा चरण आपको मैं बताया था कि पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश वो तीन स्थिति में होता है। निवाहक की ओर से होगा तो निवाहकी प्रवेश, जैसे कैजुराइना, जुगुलेंस। अध्यावरण को भेद करके पराग नलिका बीजांड में प्रवेश करेगी तो क्या कहलाएगा, अध्यावरणीय प्रवेश। ठीक है ना। तीसरे चरण में क्या था कि यदि बीजांड द्वार से पराग नलिका बीजांड में प्रवेश करेगी तो क्या कहलाएगा, बीजांड द्वारी प्रवेश। अधिकतर पादपों में इसी प्रकार का प्रवेश पाया जाता है। ठीक है ना। तो 3 चरण आपके यहाँ तक हो गए। अभी पूरा करूंगा तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आपको थोड़ा समझ में दिक्कत आएगी। तो यहाँ तक इसको आप क्लियर करें, पढ़ लें एक बार है ना। अगले वीडियो में यहाँ से आगे हम चौथे चरण से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। इसको आप पढ़ लें अच्छी तरह से।